नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के यूपी पीसीएस 70 डे चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अर्लियर मिडिवल इंडिया इंडिया पार्ट वन में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुगल एम्पायर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर, बाबर जो कि सेंट्रल एशिया के चागताई सेक्शन ऑफ तुर्किश रेस के का एक मेंबर था, जो कि उसको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फरगना में उस तरह की मिल नहीं पा रही थी। उसके कारण वो खैबर पास से इंडिया की तरफ उसने रुख किया। यहाँ के सिचुएशन के बारे में उसको पता चला। बहुत सारी एम्बेसीज उसको रिसीव हुई आलम खान लोधी के द्वारा, जो कि एक क्लेमेंट था दिल्ली सल्तनत का। देन फिर राणा सांगा के द्वारा हम लोग आगे उसको देखेंगे। तो बाबर को लगा कि ये सिचुएशन काफ़ी सही है इंडिया पे कब्जा करने का। तो हम थोड़ा बाबर के बारे में जान लेते हैं कि ये फरगना प्रोविंस का था। इसका जन्म 14 फरवरी 1484 को हुआ था। इसके पिताजी, फादर का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि वहाँ फरगना के रूलर थे। और बाबर ने भी 12 वर्ष की उम्र में इनको सक्सीड किया। आगे बढ़ते हैं। बाबर की अगर पैरेंटल लाइनेज की बात की जाए तो वो फादर की तरफ से, अगर मेल लाइन की बात की जाए तो तैमूर की तरफ से था, और फीमेल लाइन की तरफ से चंगेज खां की तरफ से था। उसने एक माइटी मुगल एम्पायर की स्थापना की, जो कि 181 ईयर्स, आप अगर बात की जाए डेट की तो 1526 एडी से 1707 एडी तक मुगल एम्पायर का वर्चस्व रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हम आगे देखते हैं मुगल रूलर की लिस्ट और टाइमलाइन। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर का, शाहजहां का, बहादुर शाह जफर। ये टाइमलाइन थोड़ा सा एक बार इसलिए देखने की जरूरत है कि कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से बन जाते हैं कि किसके कार्यकाल में हुआ, कब कौन गवर्नर जनरल ब्रिटिश का उस समय था। तो थोड़ा सा अगर आप इस टाइम फ्रेम को एक बार देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, तो इल्मिनेट करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार आप मेमोराइज कर सकते हैं। और लास्ट बहादुर शाह जो 1837 से 1857 तक रूल किए, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद ब्रिटिश ने इनको डिस्पोज कर दिया। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एरिया मैंने मैप कलर के अकॉर्डिंग से बताया गया कि मुगल एम्पायर 1525 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था उस समय क्या स्थिति थी, अकबर ने क्या क्या ऐड किया, और लास्ट में औरंगजेब ने क्या क्या कौन कौन से एरिया ऐड किया फर्दर। आप देख सकते हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे इसका मुगल एम्पायर का वर्चस्व रहा। सबसे पहले हम बाबर की बात करते हैं। बाबर जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 सी एडी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा। इसके बारे में इंट्रो हम देख देख चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके जो बैटल्स हैं वो देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात की जाए तो बाबर और इब्राहिम लोदी का ये 1526 में हुआ। बैटल ऑफ खनवा की बात की जाए तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इस बैटल को बाबर ने जिहाद के रूप में सबको ललकारा। जब पता चला कि राणा सांगा से लड़ाई है, जो कि बहुत पावरफुल राजपूत रूलर थे, तो बाबर एक एनर्जी इन्फ्यूज करना चाहता था अपने सैनिकों में, और इस वॉर को उसने सराप छोड़ दी। और इस वॉर को जिहाद की संज्ञा दी, रिलीजियस वॉर अगेंस्ट काफिर इसकी संज्ञा दी थी। फिर बैटल ऑफ चंदेरी देखेंगे जो मेदिनी राय के साथ थी। देन बैटल ऑफ घाघरा, ये की बैटल ऑफ घाघरा थी अफगान्स, फिर अफगान्स के एलाइड फोर्सेस से अंदर महमूद लोधी, और फिर नुसरत शाह और बंगाल के खिलाफ ली थी। तो ये सब हम देख सकते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे वही है, बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ हुई। बैटल ऑफ खनवा हम यहाँ देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप इसको गो थ्रू हो जाएगा मेदिनी राय के थ्रू। अब देख सकते हैं बाबर बहुत लर्नेड पर्सन था। ये बहुत सारे लैंग्वेज जानता था, पर्शियन अरबिक जानता था। इसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तुजुके बाबरी, टर्किश लैंग्वेज में, जो कि मिलिट्री स्ट्रेटजी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानती है। तो आप देख सकते हैं तुजुके बाबरी इसने टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन हम आते हैं हुमायूं पे, 1530 से 1540 उसके बाद फिर इसका रूल सूर एम्पायर ने ले लिया। देन फिर 1555 से 1556 तक इनका शासन रहा। हम इनके बारे में देखते हैं।
जब बाबर अपने डेथ बेड पे था तब हुमायूं को इसने अपने भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बैठाने का निर्देश दिया था। उसी जो टिमरिड रूलर्स के जो ट्रेडिशन थे कि आपस में एम्पायर को ये लोग आपस में बांट लेते थे, उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑल इंडियन एम्पायर था वो आपस में ब्रदर के बीच में बांटा गया। जैसे हम देख सकते हैं कि काबुल कंधार और पंजाब को कामरान को मिला, वही हिंडाल अलवर मेवात हिंडाल को मिला, वही मिर्जा अस्करी को संभल मिला और दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया में बाबर का कब्जा हुआ। आगे बढ़ते हैं। जब हुमायूं ने मुगल एम्पायर में दिल्ली में अपनी सत्ता संभाली तो उस समय हम देखते हैं कि बंगाल जो कि काफ़ी रिच प्रोविंस था, वहाँ पे शेर शाह सूरी अपना धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा था। उसने फर्दर चैलेंज किया बाबर को हिंदुस्तान की सत्ता के लिए। तो देखते हैं कि एक पहला बैटल ऑफ चौसावा 1539 में, जहाँ पे बक्सर के नज़दीक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर दूसरे बैटल में बैटल ऑफ कन्नौज, जहाँ पे वंस फॉर ऑल हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा के और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाहर कर दिया। वो ईरानियन किंग के पास अपना असिस्टेंट लेते हैं। फिर उसके बाद फिर 1545 में धीरे धीरे फिर से अपना कंधार और काबुल को कैप्चर किया। फिर धीरे धीरे वापस करते हैं, जो हम 1515 में देखेंगे, जब शेर शाह सूरी के बाद वाले इस्लाम शाह अन्य को हरा के फिर ये अपना कब्जा वापस लेते हैं। इस इसने एक नई सिटी को बिल्ड किया जिसको दीन पनाह बोलते हैं। और गुलबदन बेगम ने इसकी ऑटोबायोग्राफी हुमायूंनामा लिखी थी। हम यहाँ पे पुराना किला को देख सकते हैं जो कि दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, हाँ, का ओरिजिनल नेम फरीद था, जो कि एक जागीरदार थे सासाराम में। और हुमायूं को चौसा और कन्नौज में हम ऊपर में देख चुके हैं कि ये इसने हराया और सूर्य एम्पायर की स्थापना की। इसने फिर से जो लॉ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब थी उसको फिर से पुनः स्थापित किया। और फिर बंगाल से लेके इंडस तक जो पेशावर वाला जो एरिया वहां तक इसने अपनी इसने अपना रूल स्थापित किया। हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट किया। जो ग्रैंड ट्रंक रोड हम देखते थे जो अर्लियर NS2 हुआ करता था, शेर शाह सूरी के द्वारा ही उसको फिर से रिस्टोर करवाया गया। इसने बहुत सारी सराई, डाक चौकी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो आगे हम इस तरह का देखेंगे। इसने वेट एंड स्टैंडर्ड को फिक्स किया। करेंसी रिफॉर्म बहुत सारी की, फटाफट हम देखते हैं। करेंसी रिफॉर्म है। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काफ़ी इसने रिफॉर्म्स लाए। इसके मिस्टर टोडरमल ने जब्ती बंदोबस्त वंस फॉर ऑल एक जामा प्रिपेयर किया था, जो कि आगे हम अकबर के समय में देखेंगे, जिसका जब मूल रूप से आया। और मोस्टली इसने दिल्ली सल्तनत के रूप में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कायम रखा जो उस समय स्थापित थी। वही दाग एंड चेहरा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने पढ़ा था कि जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे उसको शेरशाह सूरी ने अपनाया। तो फिर हम देखते जाएंगे, तो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं कि हाँ, शेरशाह सूरी का कार्यकाल क्या था, किस किस बैटल में उसने हराया, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर पुराना किला जो हम बात करते हैं, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उस समय लिखी थी। फिर वही डिक्लाइन देख लेंगे जो कि फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अब आगे हम सबसे ग्रेट मुगल की बात करेंगे। अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट में 1542 में हुआ था, जब हुमायूं हिंदुस्तान की गद्दी से निकाला जा चुका था और ईरान की तरफ के रास्ते में था ये। आगे हम बढ़ते हैं। जब हुमायूं को देती हुई तो अकबर 1556 में, ये सब डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1556 में इसको क्राउन किया गया एट द एज ऑफ 13। तो बैरम शाह इसके रीजेंट बने और उसी के नेतृत्व में अकबर ने हिंदुस्तान में फिर से मुगल सर्जेनिटी की स्थापना करने की कोशिश की। फिर ये एक्सपेंशन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू के साथ हुआ, वहाँ पे हरा के मुगल को थोड़ा कंसोलिडेट किया। फिर बैरंगाह का रिबेलियन होता है, ये सब हम देखते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि अकबर ने किस किस ईयर, पार्टिकुलर ईयर में कहाँ कहाँ इसने अपना एक्सपेंशन किया, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मैच द फॉलोइंग में अगर PYQ हम देखें तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम देखेंगे किस एरिया पे किस टाइम फ्रेम में उसने अपना वॉर को वन किया और वहाँ पे अपना मुगल
स्थापित किया मुगल की सत्ता। गुजरात को 1572 में, जहाँ गुजरात के रूलर बहादुर शाह थे, 1574-75 में बिहार बंगाल को, फिर राजपूत को देखेंगे कि फॉल ऑफ जोधपुर 1564 में, इस तरह से हम देखेंगे। फिर चित्तौड़ की बात करेंगे, राणा उदय सिंह थे जो कि काफ़ी मुगल एम्पायर से लोहा लेते रहे, और कभी मुगल सर्जिनिटी स्वीकार कभी नहीं की। उसके उनके पुत्र फिर आगे महाराणा प्रताप ने भी कभी मुगल सर्जिनिटी स्वीकार नहीं की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो बैटल ऑफ हल्दिया थी 1576 में, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, बेसिकली मानसिंह मानसिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये हम डेट ये देख सकते हैं। फिर कश्मीर को 1586 में कैप्चर किया, उड़ीसा को फिर मानसिंह के द्वारा 1552 में किया, फिर दक्कन में 1593 में, फिर अहमदनगर में 1595 में, जहाँ की रूलर चांद बीबी थी, जो जिन्होंने बेरार को मुगल एम्पायर में सेट कर दिया। फिर इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं कि वो जब्ती सिस्टम जो हम उस समय बात करते थे राजा टोडरमल की, उसको इसने अपनाया। और देन फिर लेटर इसको मॉडिफाई किया आईने दसहला में, जिसमें 10 साल का एक एवरेज प्रोड्यूस और उसका कॉस्ट मिला के एक दसहला दहला दसहला सिस्टम इसने बनाया, कि जो पास्ट 10 ईयर्स का जो एवरेज इल्ड था, फिर उसके अनुसार जो प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट था, उस पे एक जामा तैयार किया गया। लेकिन सारे एरियाज में इस जामा का यूज़ नहीं किया गया। बहुत सारे जब्ती बटाई कनकुत सिस्टम ऑलरेडी प्रिवेल थे। तो ये सब हम देख सकते हैं मैप में, कि मैप में देख लेंगे कि किस किस एरिया में क्या था। फिर देखेंगे मिलिट्री रिफॉर्म में मनसबदारी सिस्टम स्थापित किया, जिसमें मनसब एक रैंक के रूप में दिया जाता था जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे। फिर हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वही परगना सरकार वही चलते आया, सूर्य एम्पायर वाला। रिलीजियस पॉलिसी में बात की जाए तो अकबर काफ़ी टॉलरेंट थे, ऐसा कहा जाता है रिलीजियन अफेयर में। इन्होंने जजिया और पिलग्रिम टैक्स को हटाया, और प्रिजनर्स ऑफ वार को फोर्सिबल जो अ, इस्लाम में कबूल कन्वर्ट किया था, उसको इन्होंने बंद करवाया। काफ़ी रिलीजियस फ्रीडम पूरे अपनी वाइफ को ही नहीं, पूरे जो इनके एम्पायर थे उसमें इन्होंने लागू किया। सत्य की जो न्यूज हम देखते हैं, सुल्के कुल की पॉलिसी देख सकते हैं कि इबादत खान इन्होंने बिल्ड किया, ताकि रिलीजियस डिस्कशन डिस्कशन 1575 में रिलीजियस डिस्कशन अच्छे तरीके से किया जाए। और ऐसा बरौनी के अनुसार कहा जाता है, इन्होंने दीन इलाही एक चलाई, एक डिफरेंट रिलीजन का आविष्कार किया। हालांकि बहुत जगह इसके प्रामाणिकता अभी संदेहास्पद है। और नवरत्न की बात की जाए तो अकबर के नौ रत्न कहे जाते हैं, जो कि अकबर के कोर्ट में मिलते थे। तो बैरम खान उसमें से एक थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, बैरम खान के सन थे, राजा बिरबल, अब्दुल फजल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, फैजी, टोडरमल, हकीम हुमायूं, अब्दुल कादिर बदौनी नवरत्न में से एक थे। कुछ हम इनके इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हम देख सकते हैं, जैसे अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। वो हिंदी के बहुत ही सेलिब्रेटेड स्कॉलर थे। उन्होंने एक कंपाइलेशन रहीम सतसाई का निर्माण किया था, और बाबर नामा को इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया था। वही हम अबुल फजल के बारे में देखेंगे तो ये इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की स्थापना की थी। वही हम राजा बिरबल के बारे में देखेंगे तो जिनका ओरिजिनल नेम महेश दास था, और अपने ह्यूमर और विट्स के लिए ये जाने जाते थे। वही फैजी की बात की जाए तो इन्होंने लीलावती जो मैथ्स बुक थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट इन्होंने किया था। वही हम हमी हुमायूं की बात की जाए तो ये एक रॉयल स्कूल चलाते थे, जिसमें प्रिंस सबको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वही राजा मान सिंह की बात की जाए तो जनरल थे, बहुत सारे मुगल को कंसोलिडेट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वही तानसेन की बात की जाए तो गीत सम्राट थे ये तानसेन। बहुत सारे रागास इनके द्वारा दिया गया है। वही टोडरमल की बात की जाए तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जहांगीर की बात करें, प्रिंस सलीम इनका नाम था, और 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के रूप में इन्होंने मुगल सत्ता हासिल की। खुसरू का रिविलियन हुआ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह से नहीं आता। क्वेश्चन आता है, एग्रीमेंट विथ मेवार, मेवार फाइनली मुगल सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लिया।
इस तरह से हम देखते हैं आगे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पहले विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। विलियम हॉकिंस किसके कार्यकाल के दौरान आए, तो जहांगीर के कार्यकाल के दौरान आए। देन फिर थॉमस बेस्ट ने बैटल ऑफ सॉली में पुर्तगीज को हराया। फिर हम देखते हैं 1615 में थॉमस रॉय जहांगीर के यहाँ विजिट किए रिक्वेस्ट के साथ, तो उसके एक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। तो इस तरह से देखते हैं कि 1608 में विलियम्स हॉकिंस आए और 1615 में थॉमस रॉय आए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। बैटल ऑफ सॉली इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के नज़दीक में पुर्तगीज को हराया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिल्म मेहनूर निशा के बारे में है, उनकी वाइफ थी और ये उनका स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि अपने कैसे फादर मिर्जा के हस्बे को उस खान को इन्होंने एक अच्छे ओहदे पे पहुंचाया। मुगल कोर्ट में इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो हम इन मद्दूदौला पितरा द्यूरे टेक्निक से इन्होंने बनवाया था। अब हम अब बात करते हैं। तो जहांगीर ने अपनी खुद की बायोग्राफी तो जो जहांगीर पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, ये हम देख सकते हैं। और जहांगीर पेंटिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, जो कि आगे आगे हम देखेंगे इसको। अब शाहजहाँ की बात करें, 1627 से 1658 तक प्रिंस खुर्रम जिनका रिबेलियन था, वो शाहजहाँ के रूप में गद्दी हासिल करते हैं। मिलिट्री अचीवमेंट तक कंधार में सक्सीड तो नहीं हो पाते, जो अपना एंशियंट मुगल का लैंड है इसको हथियाने में सक्सीड तो नहीं हो पाते, लेकिन बट डेक्कन पॉलिसी इनकी काफ़ी सक्सेसफुल रहती है देन अकबर और जहांगीर से। उन्होंने 1632 में पुर्तगीज को हुबली किनारे हराया। अब यहाँ देख सकते हैं कि कौन-कौन फॉरेन ट्रैवलर जैसे बर्नियर, ट्रेवेनियर ऑफ फ्रांस, मनुचियो विटली शाहजहाँ के रेन के दौरान लिखते हैं। फिर पीटर मुंडी फेमिन इनके रेन के दौरान हुआ था। तो ये सब जो फॉरेन ट्रैवलर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो गोल्डन पीरियड और आर्किटेक्चर ताजमहल इन्हीं के समय बना था। पीकॉक थ्रोन इन्हीं के समय में था, जिसको बाद में तैमूर लंग और अहमद शाह अब्दाली इसको धीरे धीरे लेके चले गए अफगानिस्तान। फिर औरंगजेब की बात की 1657 1760, इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेक्कन पॉलिसी में काफ़ी इन्होंने ब्लंडर किया। उसका खामियाजा पूरे मुगल एम्पायर को भुगतना पड़ा। डेक्कन अल्सर की तरह ये मराठास के साथ इतने इसके कॉन्फ्लिक्ट ने मुगल एम्पायर को काफ़ी वीकेंड कर दिया। बैटल ऑफ सरायघाट जो अहम के साथ ये हुआ था, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पे। कि हार्श रिलीजियस पॉलिसी से जो बाद में मुगल एम्पायर के लिए बहुत घातक साबित हुई। सतनामी रिवोल्ट 1672 में इन्हीं के अंदर हुआ। सिक्स रिबेलियन 1675 का, जब इन्होंने तेग बहादुर का मार्टीडम हो गया था। ये देखते थे इन्होंने नौरोज और जितना म्यूजिक सेलिब्रेशन सब कुछ बंद करवा दिया था और जजिया को इम्पोज करवा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजपूत के साथ क्या रिलेशन था, बहुत बढ़िया अच्छा रिलेशन था। राजपूत को स्टील फ्रेम प्रोवाइड करते थे राजपूत। अकबर को इसके कारण कंसोलिडेट कर पाया। तो जहांगीर के साथ भी वही था, लेकिन औरंगजेब ने एलिमिनेट कर दिया था राजपूत के, जिसके कारण एम्पायर बाद में बहुत ही डवाडोल स्थिति में चली गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात की जाए तो हम देखेंगे कि मुगल जो बादशाह थे वो सुप्रीम पोजिशन कमांडर की भूमिका में थे। फिर सूबा प्रोविंस में सूबेदार हेड था। सरकार लेवल पे दो ऑफिसर हुआ करते थे, फौजदार अमल गुजार। ये फौजदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ पे थे, और अमल गुजार लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए थे। वही परगना लेवल पे सिकदर था वहाँ पे, और विलेज लेवल पे मुकदम जो विलेज हेडमैन की भूमिका में था। हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो दसाला सिस्टम जो अकबर का था उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताई गल्ला बख्श क्या होता है कि कुल भागों में बांट दिया था, और ऑफिशियल्स जो थे अपना भाग ले लेते हैं। कनकूत में क्या था कि एक सैंपल सर्वे करके अपना अपना हिस्सा डिटरमाइन कर लिया जाता है। और डक्स में क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस पिछले साल जो रेवेन्यू था पिछले सालों का एवरेज लेके इस तरह से कर लिया जाता है। और यहाँ पे जमींदार की बात की जाए तो मुगल एम्पायर में जमींदार लैंड होल्डर्स थे, बट जो उनका ओनर ऑफ लैंड वो नहीं थे। यहाँ पे हम बात करते हैं ओनर ऑफ लैंड नहीं थे। ब्रिटिश में बाद में जाके जमींदार ओनर ऑफ लैंड हो गए। इनको रेंट कलेक्शन करने के लिए 20-25% इनको रेवेन्यू मिलता था। हम यहाँ पे देख लेंगे कुछ कुछ मुगल ऑफिशियल्स हैं जो कि जिनका क्या काम है, ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं।
करौरी और असेसमेंट कलेक्शन के लिए कानून गो क्या है, चौधरी क्या, पटवारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है। पुलाज है, हर साल पूरे साल में कल्टीवेशन किया था। पड़ती में 2 साल में एक बार, चच्चर में 3 से 4 साल में से ही छोड़ दिया था। बंजर में 5 से ज़्यादा साल के लिए छोड़ दिया था, ताकि रिगेन इन लोग अपना फर्टिलिटी रिगेन कर ली जाए। ये खालिसा लैंड है, इमाम इमाम इनाम लैंड देख सकते हैं, खालिसा लैंड जिसका सारा टैक्स एक्सचेकर रॉयल एक्सचेकर में जाता था, उसको खालिसा लैंड बोलते थे। इनाम लैंड जो कि लर्नेड और रिलीजियस पर्सन को दिया जाता था। वही जागीर लैंड जागीरदार को दिया जाता था। इस तरह से यहाँ का वो देख सकते हैं। अब हम मनसबदारी सिस्टम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मनसबदारी सिस्टम एक अकबर का ये इंट्रोडक्शन है, जो कि नोबिलिटी और मिलिट्री को एक ही सिस्टम में कंबाइन कर दिया। और इसमें हम देखेंगे कि हर एक अफसर को एक मनसब, एक रैंक दिया जाता था। तो जो कि लोएस्ट रैंक 10 भी हो सकता, तो हाईएस्ट 5 था। और सारे मनसबदार को या तो कैश में दिया था या फिर जागीर में दिया जाता था। बाद में मनसब रैंक को जट और सवार में कन्वर्ट चल कर दिया गया। जट मतलब होता था कि उनका स्टेटस और सैलरी ये डिटरमाइन करती थी, और सवार होता था कितने हॉर्समैन इनको मेंटेन करने हैं। फिर वही दाग और चेहरा जो पुराना दिल्ली सल्तनत वाला यहाँ पे चलता गया। और मीर बख्शी जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे। ये सब टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारिश जो इंटेलिजेंस ऑफिसर, वकिया नाविस, न्यूज रिपोर्टर, ये सब काफ़ी टर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाई दीवाने कुल, दीवाने इंसाफ, फिनांस डिपार्टमेंट, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन टर्मिनोलॉजी मुगल एम्पायर का है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे यहाँ पे वही सूबा प्रोविंस में कौन कौन से ऑफिशियल हैं। यहाँ पे एक बार हम गो थ्रू इसके हो जाएंगे, परगना लेवल पे कौन है, ग्राम लेवल पे कौन है। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मुगल एम्पायर। तो बाबर और हुमायूं के समय मॉस्क बहुत सारे बिल्ट हुआ, जो कि अर्लियर स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके बनाया गया है। वही सूर्य एम्पायर में पुराना किला हम देख सकते हैं। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा हम देख सकते हैं। फिर अकबर के कंट्रीब्यूशन की बात की तो हुमायूं टॉम्ब है, उसमें आगरा फोर्ट है, बुलंद दरवाजा है जो कि गुजरात विक्ट्री के बाद बनाया गया था। जहांगीर कंट्रीब्यूशन के बाद ये अकबर का जो मौसोलिनियम सिकंदरा के पास बनाया गया था। इत्मदुद्दौला का मकबरा बनाया गया था। वहीं शाहजहाँ की बात की जाए तो फेमस ताजमहल शाहजहाँ के दिन में बनाया गया था। रेड फोर्ट इन दिल्ली, जहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल है। वहाँ पे इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई। शाहजहानाबाद एक नए शहर का निर्माण किया। वही औरंगजेब का कंट्रीब्यूशन बादशाही मॉस्क जो लाहौर में बनाया, और बीवी का मकबरा जो औरंगाबाद में बनाया। और भी कुछ कुछ है इंपॉर्टेंट। गार्डन्स की बात की जाए, शालीमार गार्डन जहांगीर ने जहांगीर शाहजहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल इंडियन हॉर्टिकल्चर का है। बहुत सारे सिविल वर्क्स हैं मुगल के दौरान की। गोमती रिवर पे जौनपुर में एक ब्रिज बनाया गया है। तो वही हम देख सकते हैं। फिर मुगल पेंटिंग की बात की जाए तो अब्दुल समाद और मीर सैयद अली जो हुमायूं के साथ सेंट्रल एशिया से आए थे, ये काफ़ी इंडियन पेंटर्स को इन्होंने इंस्पायर किया। फिर वही अगर बात की जाए तो मेन महाभारत अकबरनामा, बहुत सारे पेंटिंग को उकारी गई। यूरोपियन पेंटिंग अकबर के समय इंट्रोड्यूस हुई। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि यूरोपियन पेंटिंग किसके समय इंट्रोड्यूस की गई थी। वहाँ पे ऑप्शन जहांगीर भी रहता है, तो बहुत बार लोग जहांगीर मार देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अकबर है। दशावंत और बसावंत अकबर के समय के फेमस पेंटर थे। औरंगजेब के समय ये थोड़ा पेंटिंग डिफेस कर दी गई। बहुत सारे इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अगर म्यूजिक की बात की जाए तो तानसेन ऑफ ग्वालियर की बात, जिन्होंने बहुत सारे रागास को इन्वेंट किया, उनकी बात की जाएगी। औरंगजेब म्यूजिक के अगेंस्ट था। यहाँ देख सकते हैं कि बाबरनामा पाशानामा में बहुत सारे वुमेन को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ दर्शाया गया था। वही लिटरेचर की बात की जाए तो अबुल फजल ने अकबरनामा ने अकबरी जो हम लोग देखे थे उस वो लिखा। और भी अगर बात की जाए तो अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने पाशानामा एक साथ लिखी। इस तरह से बाबर की ऑटोबायोग्राफी चागताई तुर्किश में थी, बाबरनामा, जिसको हमने देखा था कि बाबरनामा को जो अब्दुल रहीम थे वो कन्वर्ट किए थे पर्शियन में। वही संस्कृत लिटरेचर की जाए तो राजा वली पटाका प्रजना भट्टा ने लिखी थी। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटिंग है उसके बारे में हम यहाँ पे देख। उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। रीजनल लैंग्वेज का
डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना का रहीम सच्चाई जो भक्ति पोइट्री थी, उसको हम लोगों ने अभी इस तरह से देखा। तुलसीदास ने अवधि रामायण की स्थापना की। तो ये सब हम देख सकते हैं कि काफ़ी आर्ट एंड कल्चर में चूंकि एक एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रहा मुगल एम्पायर के दौरान, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मजबूत रहा, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल यूनिटी प्रोवाइड की गई, करने की कोशिश की गई, तो उससे काफ़ी फ्लरिश हुआ ये। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन देख सकते हैं, तो क्वेश्चन सबके कार्यकाल के दौरान किसके दौरान क्या हुआ, कौन सा एरिया, जैसे 1572 में गुजरात पे कब्जा हुआ, तो उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर पेंटिंग्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन बन सकता है, मनसबदारी सिस्टम पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे इसने किसने बनवाए, ये सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैप में अगर हम बात करें, तो कुछ एरियाज पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पे ये आर्किटेक्चर किस तरह का है, मुगल पेंटिंग कैसे राजपूत पेंटिंग से अलग है, रीजनल पेंटिंग है वहाँ पे, वो सब यहाँ पे मिल सकती है। इस तरह से हम लोगों ने मुगल एम्पायर को आज देखा। ठीक है, धन्यवाद।